गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने संधि व संयोग की परिभाषा व उन दोनों के अंतर को अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम संधि के भेद का अध्ययन करेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं व फिर उन भेदों के आगे कितने भेद होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले संधि के भेद। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। जो संधि के हमारे मुख्य भेद होते हैं वो तीन होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में स्वरों को अच भी कहा जाता है। दूसरा भेद है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तीसरा भेद है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया गया है स्वर संधि अथवा अच संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे और इसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें परिभाषा दी गई है स्वर संधि की कि जब दो स्वरों के पास पास होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन होता है, यानी कि दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हमारी संधि की परिभाषा थी कि दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और स्वर संधि में आपने क्या लिखना है, सिर्फ वर्णों की जगह पर स्वर लिखना है। ठीक है, जब दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और आगे हमें जैसे उदाहरण दिया गया है, परम प्लस आनंद क्या बनेगा, हमारा परमानंद। तो इसके हम संधि में देखें तो हमारे जो वर्ण मिलते हैं वो मिलता है हमारा स्वर प्लस आस्वर। ठीक है, क्योंकि जो परम का अंतिम वर्ण है वो है हमारा वर्ण और आनंद का जो प्रथम वर्ण है वो है हमारा आ। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, आ। ये हमारा दीर्घ संधि में होता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। जो हमारा संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अ प्लस आ मिलकर के आ बना है। तो अ भी हमारा क्या है, स्वर है, और आ भी क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर दो स्वर आपस में मिलने से क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन अर्थात दोनों मिलकर के दीर्घ में परिवर्तित हो गए हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि। ठीक है, इसी प्रकार हमारे दूसरे उदाहरण है भानु प्लस उदय। इसमें हमारे क्या कब कौन कौन से वर्ण मिले हैं, ऊ प्लस ऊ हमारा दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गया है। और सूर्य प्लस उदय हमारा सूर्योदय बन गया है। यहाँ पर हमारा अ प्लस ओ में बन गया है। इन सब के बारे में आपके आगे अध्ययन करेंगे कि ये कौन संधि में किस प्रकार से बनते हैं, अ प्लस ओ। ठीक है, इसके बारे में हम संधि के जो स्वर संधि के हमारे भेद हैं उसमें विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी सिर्फ आपने उदाहरण को देखना है। गण प्लस ईश हमारा बन जाएगा गणेश है। सदा प्लस एव सदैव, तो यहाँ पर भी हमारे आस्वर और एस्वर ये दोनों स्वर मिलकर के आई में परिवर्तित हो गए हैं। गई प्लस अक है गायक है, तो यहाँ पर आई और अ मिलकर के आया बन गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें सभी शब्दों में तो सभी में दो दो स्वर आपस में मिलकर के एक नए रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। ठीक है, आगे हमारा स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से भेद दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि व पूर्व रूप संधि। ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। तो सबसे पहले हम इन 6 भेदों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इन 6 भेदों के जो क्या क्या नियम हैं, इनमें किस प्रकार से वर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में दिया गया है, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री, ठीक है, और
आ ई ऊ री ये इनके हरिस्व रूप हैं। आपको पता ही ए ई ऊ री इन दोनों इन चारों स्वरों के दो दो रूप होते हैं, हरिस्व और दीर्घ, जिसे आप छोटा और बड़ा बोलते हैं। उसके बाद आ ई ऊ री ये इनके दीर्घ रूप हैं। इनके सामने, ठीक है, इन दोनों में से हरिस्व या दीर्घ में से अगर कोई आपका स्वर आ जाता है और उसके बाद अर्थात उसके सामने क्या आ जाता है, सजातीय। सजातीय मतलब उसी जाति का, ठीक है, उसी जाति का, अर्थात यहाँ पर अगर हमारा अ आता है तो प्लस के बाद भी हमारा अ या आ में से कोई स्वर आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है सजातीय। अगर यहाँ पर अ आता है तो इसके बाद अगर ई आ जाता है, ये हमारा सजातीय नहीं होता, क्योंकि ई अलग जाति का है और अ अलग जाति का है। तो अ और आ की एक जाति है, जो हमारे ई और ई है, यानी छोटा और बड़ा ई है, वो एक जाति है। इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ अर्थात हरिस्व और दीर्घ ऊ एक जाति है। इसी प्रकार री, जो दोनों हमारे हरिस्व और दीर्घ री हैं, उनकी एक जाति है। तो यहाँ पर इनकी चार जातियाँ बन जाती है, एक अ, एक ई, एक ऊ, एक री। तो ये कहता है कि सजातीय आना चाहिए उसी जाति का, जो हमारा पहले वर्ण आया है उसके बाद या उसके सामने उसी जाति का वर्ण आना चाहिए, ठीक है। तो ये जाता है, ये होता है हमारा सजातीय। और उसके बाद क्या कहता है, सजातीय हरिस्व या दीर्घ, हरिस्व आ जाए या दीर्घ आ जाए उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, हरिस्व या दीर्घ में से। अ ई ऊ री या फिर आ ई ऊ री आ जाए तो वे दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ और री अर्थात दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि हमारा संधि का नाम है क्या है, दीर्घ संधि। तो इसमें क्या आता है कि अ ई ऊ और री के बाद सजातीय हरिस्व या दीर्घ स्वर आने पर दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा और आगे ये बता देता हूँ किस प्रकार से कह रहा है ये, कि जैसे ये कहता है कि अ के बाद अगर आ जाता है तो फिर भी हमारा क्या बनेगा, इन दोनों को मिला करके आ बनेगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ हमारे हरिस्व आते हैं, जैसे अ प्लस अ, फिर भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ दीर्घ आते हैं फिर भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद अ आता है फिर भी हमारा क्या बनेगा, दोनों को मिलाकर आ बनेगा, ठीक है। यानी कि अ या आ में से एक तरफ अ या आ में से आने पर और दूसरी तरफ भी इन्हीं में से अ या आ में से आने पर, यानी हरिस्व और दीर्घ में से आने पर दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा, ठीक है। उनका दीर्घ रूप बन जाएगा, दोनों एक ही रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। इसी प्रकार ई में बनेगा आपका, यहाँ पर ई में से हरिस्व या दीर्घ आ जाए, यहाँ भी हरिस्व या दीर्घ में से कोई आ जाए तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। जैसे ई प्लस ई, दोनों तरफ हरिस्व है तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, दीर्घ। इसी प्रकार अगर दोनों तरफ दीर्घ आती है फिर भी हमारी क्या बन जाएगी, दीर्घ। इसी प्रकार अगर एक तरफ हरिस्व या दूसरी तरफ दीर्घ आती है तो फिर भी हमारी क्या बन जाएगी, दीर्घ ई, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हमारी ऊ वर्ण में रहेगी और यही प्रक्रिया आपकी री वर्ण में रहेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा दीर्घ संधि का नियम। उसके बाद कहता है जैसे हमारा अ प्लस अ आ बनता है, इसके हमें उदाहरण दिए गए हैं, राम प्लस अवतार, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें राम प्लस अवतार में, तो राम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, हमारा अ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अवतार शब्द है, अवतार का जो प्रथम वर्ण है वो है हमारा अ। तो इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, आ। क्या बन जाता है, आ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि राम में से अ निकल गया था तो राम का क्या हो गया था, हलंत हो गया था। और अवतार में से भी अ निकल के आ में मिल गया तो वहाँ पर क्या बच गया, हमारा वतार, ठीक है।
अब ये जो हमारा नया वर्ण बनता है ये अपने सामने वाले वर्ण में, ठीक है, इसके यानी कि आगे वाले, इससे वाले, ठीक है, इसके जो सामने वर्ण है इधर बाईं तरफ जो इसके वर्ण होता है उसमें ये मिल जाता है। तो मैं में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, माँ, तो हमारा बन जाएगा रा माँ। उसके बाद हमारा बच जाता है वतार, तो वतार को यहाँ पर हम लिख देंगे वतार, तो हमारा बन जाएगा रामावतार, ठीक है, रामावतार। तो इसी प्रकार हमारे दूसरे शब्द भी बनते रहेंगे, जैसे परम प्लस अर्थ परमार्थ, हिम प्लस अंशु हिमांशु, च प्लस अपी चापी, ठीक है, चापी। जैसे अब एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे च प्लस अपी आपने शब्द लिया तो च का जो अंतिम वर्ण है हमारा वो क्या है, च को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो च प्लस ए बनता है, ठीक है। तो च का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, ए है, और अपी का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, ए है। तो इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, आ। अगर तो च में से यह अलग हो गया था तो यहाँ पर च क्या हो गया था, हलंत हो गया था, हलंत हो जाएगा, ठीक है। और अपी में से क्या निकल गया था हमारा, ये अ निकल गया था, तो अपी में क्या बच गया हमारा, पी बच जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा दीर्घ रूप बना है ये हमारा मिल जाएगा इसमें च में, तो च का क्या बन जाएगा चा, और इधर क्या बच गया हमारा पी, तो चा पी बन जाएगा, चा पी, ठीक है। इसी प्रकार हमारा च प्लस अस्थि क्या बन जाएगा, चास्ति। मत प्लस अनुसार मतानुसार, ठीक है। तो ये थे हमारे ए प्लस ए के उदाहरण। उसके बाद हमारे दिए गए हैं ए प्लस अगर आ आता है, ए प्लस आ आता फिर भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। तो जैसे देव प्लस आल्य, तो देव का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, सॉरी हलंत नहीं आएगा इसकी, और आल्य का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, आ। तो इन दोनों को हमारा अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ रूप आ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ कहाँ पर जुड़ जाएगा, देव में, देव का क्या बन जाएगा, देवा, और उसके बाद जुड़ जाएगा लय, ठीक है, देवालय हमारा बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे सारे शब्द बनेंगे, हिम प्लस आल्य हिमालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, परम प्लस आनंद परमानंद, प्राण प्लस आयाम है प्राणायाम है, प्राण प्लस आधार है प्राणाधार है, ठीक है। इस प्रकार हमारे आगे है आ प्लस आ के उदाहरण। अगर दोनों तरफ दीर्घ आ आता है फिर भी हमारा क्या बनेगा, दोनों को जोड़कर आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, दया प्लस आनंद है दयानंद है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, दया प्लस आनंद, दो यहाँ पर दया का जो अंतिम वर्ण है वो है हमारा आ, प्लस आनंद का प्रथम वर्ण है वो भी क्या है हमारा आ। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, हम आ में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर जो आ बना है तो वो कहाँ मिलेगा, देखो दया में से हमने आ निकाल दिया था अलग से, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, दया बन जाएगा। और आल्य ये क्या था, आनंद, आनंद का हमने आ ले लिया था यहाँ पर ये, तो यह भी क्या हो जाएगा, आनंद में क्या बच जाएगा, न और द, ठीक है। तो ये जो नया वर्ण हमारा बना ये दोनों के स्थान पर बना, ये दोनों वर्ण क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए, इनकी जगह पे ये नया वर्ण बन गया आ। तो ये आ किस में जुड़ेगा, इस वर्ण में, ठीक है, अपने बाईं तरफ वाले, इसके जो आगे वर्ण लिखा हुआ है ना इसमें जुड़ जाएगा। तो यह में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, या दया, और उसके बाद हमारा बच जाता है नंद, तो ये दया नंद है बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे हमारे वार्ता प्लस आलाप है वार्तालाप है, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, तथा प्लस अपि तथापि बन जाएगा, ठीक है। आगे हमारा ई प्लस ई का उदाहरण दिया गया है। तो ई प्लस ई किस में परिवर्तित होगा, हमारा दीर्घ ई में, ठीक है। तो जैसे हमारा है गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र। तो गिरी का अगर हम अंतिम वर्ण लेना आपने ई, कौन सा है, हरिस्व ई, और इंद्र का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, हरिस्व ई। तो ई प्लस ई हमारी दीर्घ संधि में बन जाती है दीर्घ ई। तो गिरी का, गिरी में से हमने इस ई को अलग कर दिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका गिर हलंत के साथ, और इधर क्या बच जाएगा आपका
अदन और द्र। तो ये ई फिर आपकी किसमें मिलेगी, ये ई आपकी मिल जाएगी इसमें र में, ठीक है। तो र में मिलने के बाद ये क्या बन जाएगी, इसकी मात्रा बन जाएगी गिरी की। तो हमारा बन जाएगा गी री, और इसके बाद हमारा बच जाता है अदन और द्र, गिरीन्द्र। ये हमारा शब्द बन जाएगा गिरीन्द्र। तो पहले जो र पे मात्रा थी वो हरिस्व थी, उसके बाद र में दीर्घ ई जुड़ गई तो र की मात्रा दीर्घ बन जाएगी गिरीन्द्र, ठीक है। इसी प्रकार आगे है कवि प्लस इंद्र, कविंद्र बन जाएगा। यही सेम प्रक्रिया, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अति प्लस इव अतीव। तो मात्रा सभी में क्या हो जाएगी, दीर्घ बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर हरिस्व ई प्लस दीर्घ ई, तो ये भी क्या बनेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे दोनों हरिस्व हो तब भी दीर्घ बनता है, दोनों दीर्घ हो तब भी दीर्घ बनेगी, और एक तरफ हरिस्व हो एक तरफ दीर्घ हो तो वो भी क्या बनेगी, दीर्घ ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गिरी प्लस ईश है गिरीश है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तरफ आपकी आई है दीर्घ ई और दूसरी तरफ भी क्या आई है दीर्घ ई। यहाँ पर एक ही गलत कर दिया उन्होंने, गिरी पे जो मात्रा आती है आपकी वो छोटी आती है, ठीक है। गिरी इस प्रकार से लिखते हैं, गिरी पे जो आपकी र पे मात्रा आएगी वो हरिस्व आएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो गिरी का जो अंतिम वर्ण होगा वो हरिस्व ही होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ईश है, ईश का जो प्रथम वर्ण आपका है वो क्या है, दीर्घ ई है। तो इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। तो ये जो मात्रा है बाद में किस में जुड़ जाएगी, र में। तो र में मात्रा जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, गिरीश है। र की मात्रा जो है वो दीर्घ हो जाएगी, पहले वो हरिस्व आएगी, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, गिरीश है। उसके बाद इसी प्रकार सारे शब्द हमारे हरि प्लस ईश है हरीश है, मुनि प्लस ईश है मुनीश है, परि प्लस इक्षा परीक्षा, प्रति प्लस इक्षा प्रतीक्षा, ठीक है। आगे हमारा हरिस्वी प्लस दीर्घ ई प्लस हरिस्वी। तो क्या बनेगा, अगर पहले दीर्घ ई आ जाए उसके बाद हरिस्वी आए तो वो भी क्या बनेगी हमारी दीर्घ ई ही बनेगी। जैसे योगी का जो अंतिम वर्ण है हमारा योगी प्लस इंद्र है, योगी का अंतिम वर्ण है वो है हरिस्व दीर्घ ई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्लस हरिस्व ई, इंद्र की जो प्रथम वर्ण है वो है हरिस्व ई। तो ई प्लस ई हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। तो योगी में से हमने ये दीर्घ ई निकाल दी थी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका योग, ठीक है। और इधर इंद्र का हमने ये ई ले ली थी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इंद्र में द्र। तो अब ये जो हमारा एक और इन दोनों ई, ये दो ई जो है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक इनका नया वर्ण बन जाता है दीर्घ ई। तो ये दीर्घ ई आपकी मिल जाएगी इस ग में। तो ग में मिलने के बाद इसकी मात्रा हो जाएगी दीर्घ योगी, और आदन है और ये द्र इसके बाद में जुड़ जाएगा योगिंद्र, ठीक है। इसी प्रकार हमारा है योगिंद्र और महेंद्र, ये दोनों शब्द इसी प्रकार। यही प्रक्रिया आगे दी गई। ई प्लस ई, अगर दोनों तरफ दीर्घ ई आती है तो वो भी क्या बनेगी हमारी दीर्घ ई, यानी कि दोनों की जगह पर एक दीर्घ ई बन जाएगी आपकी। तो जैसे सती प्लस ईश है, ठीक है। सती प्लस ईश शब्द अगर देखिए, सती का जो अंतिम वर्ण है आपका वो क्या है, सती का जो आपका अंतिम वर्ण है वो है दीर्घ ई, ठीक है। और ईशा का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, दीर्घ ई। तो ई प्लस ई हमारा बनता है दीर्घ ई, यानी कि दोनों की जगह पर एक ई बनेगा आपका, ठीक है। और अब आप देखिए कि सती का जो हमने ये दीर्घ ई निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका सत, ठीक है। और ईशा का हमने ये ई ले लिया था तो यहाँ पर ईशा में से बच गया सिर्फ स। तो ये जो हमारा एक दीर्घ ई बना है वो जुड़ेगा आपका इस तय में, ठीक है। तो इस तय की मात्रा बन जाएगी सती, दीर्घ हो जाएगी और प्लस ये वाला स जुड़ जाएगा सतीश है, ठीक है। आगे हमारा नदी प्लस ईश है, इसी प्रकार नदीश है, सेम प्रक्रिया से बनेगा। रजनी प्लस ईश है रजनीश है, मही प्लस ईश है महीश है, लक्ष्मी प्लस ईश्वर है लक्ष्मीश्वर है, ठीक है। आगे हमारा ऊ का उदाहरण दिया गया है। सुर प्लस
सॉरी सु प्लस उक्ति सुक्ति। तो जैसे हमारा ई प्लस ई दीर्घ ई, उसी प्रकार उ प्लस उ दीर्घ उ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या दोनों तरफ छोटा हो या दोनों तरफ बड़ा हो, या एक तरफ छोटा हो या एक तरफ बड़ा, दोनों का क्या बनेगा हमारा हरिस्व यानी दीर्घ ई, अर्थात दोनों का मिलाकर दीर्घ ई ही आपका बनेगा। ठीक है, जैसे सु प्लस उक्ति का आप देखिए तो सु का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, वो क्या है हरिस्व उ है। सु का जो अंतिम वर्ण है हमारा वो क्या है हरिस्व उ। ठीक है, और उक्ति का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है हरिस्व उ। तो उ प्लस उ आपका बनता है दीर्घ उ। ठीक है, तो सु में से अगर हमने ये उ निकाल दिया था हरिस्व उ, तो क्या बच जाएगा स हलंत बच जाएगा। और उसके बाद उक्ति का हमने ले लिया था ये उ, तो उसमें उक्ति में हमारा क्या बच गया था अदक और ती सुख। ठीक है, अब ये जो हमारा इन दोनों वर्णों के स्थान पर ये एक उ बन गया है और ये किस में जुड़ जाएगा आपका इस स में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो स में दीर्घ उ जोड़ेंगे तो स की मात्रा क्या हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। उसके बाद हमारा इसमें जुड़ जाएगा ये वाला क और ती, तो क और ती को आप ऐसे जोड़ देंगे, सुक्ति हमारा सुक्ति शब्द बन जाएगा। विसर्ग जो बाद की है वो साथ में लग जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार ये उ प्लस उ के सारे उदाहरण आप देख लेंगे। तो गुरु प्लस उपदेश है हमारा बन जाएगा गुरु उपदेश है। ठीक है, तो रै में आपने ध्यान रखना है, जो रै में हरिस्व की मात्रा है जैसे गुरु में है वो हरिस्व की मात्रा यहाँ पर ऐसे लगेगी, और जब इसका दीर्घ उ बन जाएगा तो मात्रा को आपने इस प्रकार लगाना है। तो ये दीर्घ उ की मात्रा होती है, ये हरिस्व की मात्रा होती है। ठीक है, तो जैसे गुरु में है और गुरु उपदेश में आपकी मात्रा इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है, और जो गुरु शब्द दिया गया उसमें इसकी मात्रा इस प्रकार है। तो ये आपने रैकी में उ की मात्रा को ध्यान रखना है। आगे है भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तरम लघुत्रम, सिंधु प्लस उर्मी सिंधूर्मी, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस ऊर्ध्वम सिंधूर्ध्वम। ठीक है, इस प्रकार आप ये सारे उदाहरण को पढ़ लेना। भू प्लस ऊर्जा ऊर्जा। ठीक है, उ प्लस यहाँ पर उ प्लस उ यानी दोनों तरफ दीर्घ उ आया है, तो दीर्घ उ दोनों जुड़ करके एक दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि दोनों के स्थान पर एक ही स्वर बन जाएगा दीर्घ स्वर। ठीक है, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ रूप रह जाएगा। ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। आगे है वधु प्लस उपरी वधूपरी, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। ठीक है, तो ये थे हमारे उ के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों तरफ, इसमें हमारे दोनों तरफ दीर्घ उ आए हैं, और इसमें आपके दोनों तरफ एक तरफ दीर्घ और एक तरफ हरिस्व आया है। तो इसमें दोनों में हरिस्व और दीर्घ में आपको मैंने बताया कि हरिस्व और दीर्घ आने से कोई अलग परिवर्तन नहीं होता, वही हमारा दीर्घ रूप बनता है, चाहे दोनों तरफ हरिस्व आए दोनों तरफ दीर्घ आए, या एक तरफ हरिस्व आए एक तरफ दीर्घ आए। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ रूप ही बनता है। तो इसके बाद आपका आता है री। तो री प्लस री, तो री प्लस री भी क्या हमारा बन जाता है री प्लस री भी हमारा दीर्घ री में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे एक तरफ कोई री हरिस्व आता है उसके बाद भी हरिस्व आ जाता है, तो दोनों की जगह पर क्या बन जाएगा एक री दीर्घ वाला रूप बन जाएगा री का। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया पितृ प्लस ऋणम, तो जो हमारा पितृ शब्द है उसमें जो री आया है अंतिम वर्ण वो है हमारा हरिस्व री। ठीक है, तो हरिस्व री को आपने जैसे अलग किया तो पितृ का हमारा बच जाएगा पित। ठीक है, और उसके बाद प्लस, प्लस के बाद जो ऋणम का प्रथम वर्ण है वो भी क्या है री, वो भी क्या है री हमारा। तो और इसके बाद ऋणम में से हमने ये ऋणी अलग करते हैं तो क्या बच जाएगा आपका अणम, अणम बच जाएगा अलग से। तो ये दोनों री जुड़ करके क्या बन जाएगा दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दीर्घ री जो है ये कहाँ पर जुड़ेगा फिर आपका इस तय में जुड़ जाएगा, तो इसकी तय की मात्रा बन जाएगी P3। तो इस पे दीर्घ की मात्रा आपने दो बार ऐसे मोड़ कर लिखनी है, और उसके बाद इसमें णम शब्द जोड़ देना णम पितृणम। ठीक है, तो जैसा कि जो आपका हरिस्व री था आपको पितृ शब्द में वो इस प्रकार लिखा हुआ था। ठीक है, और पितृणम में आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है,
पितृणम में दीर्घ री की मात्रा इस प्रकार लिखी जाएगी। तो री में भी आपका इस प्रकार होगा, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, यानी कि जोड़ने के बाद आपने मात्रा इस प्रकार लिखनी है, पितृ प्लस रिद्धि पितृद्धि, मातृ प्लस ऋणम मातृणम और मातृ प्लस रिद्धि मातृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है दीर्घ संधि हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। और बाकी आगे दूसरे भाग का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।